चंद्रपाल सिंह यादव। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में निवेश के लिए आपने नीति बनाई है, उस नीति के तहत इसमें बताया गया कि 6 लोगों ने नए प्रोजेक्ट लगाने की बात कही है, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई आदमी 6 में कोई आदमी इस पर काम नहीं कर रहा है। केवल जो आपके PSUs हैं उनके माध्यम से रामगुंडम, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि अभी गोरखपुर में आपने शिलान्यास किया, लेकिन हम आपसे इस आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि उसके लिए आवश्यकता होती है गैस की, नेचुरल गैस की। ना गोरखपुर में नेचुरल गैस की कोई पाइपलाइन है, ना रामगुंडम में नेचुरल गैस के लिए कोई पाइपलाइन है। आपने कहा 36 महीने में हम प्रोजेक्ट लगा करके तैयार प्रोडक्शन आ जाएगा। मैं समझता हूं इन परिस्थितियों में जहां पाइपलाइन का भी अता पता नहीं है, उन परिस्थितियों में कैसे 36 महीने में प्रोडक्शन आ पाएगा। दूसरी तरफ जो आपकी निवेश की नीति है, आज जो लागत है 6000 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट में आ रही है, और जो गैस की कीमत है 7 से लेकर के $8 प्रति उसके हिसाब से आ रही है। तो उन परिस्थितियों में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है $350 जो है प्रति टन के हिसाब से हिंदुस्तान में यूरिया तैयार होगा। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में आज जो है $180 जो है प्रति टन से आपको मिलने के लिए तैयार है। जब $180 में मिल रहा है, हम 350 में खरीद यहाँ बना करके तैयार करेंगे, तो जो नई निवेश नीति है उसके माध्यम से ना तो प्रोजेक्ट कोई वायबल होगा, ना माननीय मंत्री जी, हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो नए प्रोजेक्ट लगेंगे, आपने शिलान्यास कर दिया, काम शुरू कर दिया अपने PSUs के माध्यम, कोई प्राइवेट प्लेयर इसके लिए तैयार नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन PSUs के माध्यम से भी किया है, धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को। लेकिन कब तक जो है पाइपलाइन वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि आपको पता है कई प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हैं, लेकिन गैस ना होने के कारण आज बंद पड़े हुए हैं। उनको गैस कैसे उपलब्ध कराई जाएगी? इसमें क्या नई निवेश नीति में आप संशोधन करेंगे जिससे कि जो है प्रोजेक्ट वायबल हो सके, और जो हमारे ऊपर सब्सिडी का भार पड़ने वाला है, जो यहाँ कॉस्ट ज्यादा आएगी, उसके लिए सरकार की क्या नीति है? थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, यानी हमारे मित्र चंद्रपाल सिंह यादव जी क्रिप्को के मुखिया भी है और इस फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफी जानकार भी है। मैं यानी कानपुर फर्टिलाइजर सीमेंट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, वो मध्य प्रदेश में जबलपुर में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाने के लिए आगे आए हैं, और इंडो गल्फ फर्टिलाइजर लिमिटेड ये भी एक निजी कंपनी है, वो जगदीशपुर में लगाना चाहते हैं। चंबल फर्टिलाइजर केमिकल्स लिमिटेड गड़ेपान में वो फर्टिलाइजर प्लांट को बनाना शुरू कर दिया। वैसे ही मैटिक्स फर्टिलाइजर कारपोरेशन का वो पानागढ़ में वेस्ट बंगाल में तैयार हो गया है, बन के नहीं तैयार हो गया है, लेकिन आप वो अलग बात है। नहीं गैस है, नहीं पूरा सुनने का धैर्य करिए, इतना ही निवेदन करूंगा। वो बन चुका है, और बाद में अभी हाल में हम तलचेर में बना रहे हैं कोल गैसिफिकेशन से। ये नया टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी केवल चीन यूज कर रही है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोल है, इसलिए कोल बेस्ड पहला फर्टिलाइजर प्लांट हम वहां लगा रहे हैं, यानी तलचेर में। रामगुंडम में बन रही है। रामगुंडम में जो फर्टिलाइजर प्लांट बनने वाली है उसको मल्लावरम से बिलवारा गैस पाइपलाइन से हम गैस लाने वाले हैं। ये गैस पाइपलाइन लगाने के लिए 2 साल चाहिए, और फर्टिलाइजर प्लांट को 3 से 3.5 साल चाहिए गेस्टेशन पीरियड। इसलिए
वो दोनों को हमको कंप्लाई करना पड़ता है। और आपने कहा यानी हमने गोरखपुर में और बरौनी में और सिंदरी में जो गैस जो 3 फर्टिलाइजर प्लांट बनाने वाले हैं उसके लिए गैस कहां से मिलेगा? इसे पहले बजट में भारत सरकार ने जगदीशपुर से हल्दिया तक एक बड़ा पाइपलाइन लगाने का हमने तय किया, यानी पूरा उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए, यानी वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, यानी यहाँ केवल मात्र फर्टिलाइजर प्लांट ही नहीं है, फर्टिलाइजर प्लांट हो, पावर प्लांट्स हो और उसके साथ वहाँ सिटी गैस का भी प्रबंध हो। लखनऊ से लेकर के, पटना से लेकर के, रायपुर से लेकर के हर जगह के लिए सिटी गैस यानी पाइप्ड गैस लाइन जैसे दिल्ली में, अहमदाबाद में, मुंबई में है, वहां भी लागू हो। इसके लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने एक 10,000 करोड़ का पाइपलाइन लगाने वाले हैं। उसका डीपीआर हो चुका है और कई जगह उसका काम भी शुरू हो चुका है। थैंक यू। 2-2.5 साल में हम ये पाइपलाइन लगाएंगे और ये तीनों एंकर यूनिट्स भी बन जाएंगे और वो बिलवारा के पाइपलाइन से रामगुंडम को भी गैस मिलेगा और मैट्रिक्स को 1 MMSCMD 1 मिलियन अभी मिल रहा है, यानी कोल बेस्ड मीथेन, और बाकी उसके लिए नाफ्ता के जरिए कैसे उसको 60% तक चलाए उसके बारे में भी हमारे ध्यान में है। वो भी हम फैसिलिटेट करने के बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू। कोई ऊर्जा का और गैस का कमी नहीं होगी। हमारे सभी फर्टिलाइजर प्लांट्स चलेंगे और भारत यूरिया इंपोर्टिंग कंट्री नहीं रहेगी, यूरिया एक्सपोर्टिंग कंट्री रहेगी। थैंक यू। मोदी जी के नेतृत्व। थैंक यू श्री रापोलो। Respected Chairman, Could I request for short questions and short answers from all sides of the House? precise. Respected Chairman, by the time of UPA demitting office, the fertilizer units were producing 230 lakh metric tons of urea, wherein now you are producing 244 lakh metric tons of urea. But by the time of demitting of office by UPA, the import of urea was just 70 lakh metric tons, wherein now it has reached to 85 lakh metric tons. What is the question? And in the market, the indigenous urea production is not that attractive among the agrarian sections farmers, wherein they are expecting to have the imported urea because of the better quality. Is the minister expected to assess the quality of the urea being produced in India so as to have our indigenous capacities enhanced technically? Thank you, sir. Thank you. Sir, in last 1 year, because of the new urea policy, we have increased the production by 19 lakh metric tons without adding a single NP of investment and putting a new plant, sir. And this year, as the honorable member has rightly said, India has produced the highest ever urea production in last 68 years, 244 lakh metric tons. Actually, the requirement of urea is slowly increasing, sir. When we took over, it was around 307 lakh metric tons. Now it is hovering around 320 lakh metric tons. And because of better monsoon, there will be a spurt, sir. And urea import also, we should also count, sir, out of 70 or 80 lakh metric tons urea we import, 20 lakh metric tons is from Oman, where we have OMIFCO, and we have a off-take agreement with for 20 years. Therefore, whatever is produced at an affordable cost will come to India. Therefore, if you remove that 20 lakh metric tons, which is our reverse SEZ there, and I think that India's requirement on dependence on import is decreasing, sir. Thank you. And once we make India self-reliant, sir, by indigenous production, our production is of world-class production, sir. Our urea, I want to assure the farming community, because they should not have any confusion through your kind self, sir, that our urea, the urea produced indigenously by India, by our public sector undertakings and private companies, are of global quality
and on the par with the world outside. Thank you. Thank you. Question 139, Sir, question 139. let the answer be given. आप ही का Sir, सवाल। statement is laid on the table of. सर, Supplementary, मैं please. माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन्होंने ठीक कहा कि हम प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि हर जगह आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स कर रहे हैं, चाहे वो गैस सब्सिडी है, चाहे मनरेगा है, चाहे पेंशन है, चाहे ये क्या बात है कि यहाँ आप क्यों हेजिटेट कर रहे हैं फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए सब्सिडीज में? क्या बात है, क्यों नहीं कर रहे, क्या रीजन है? ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं सर। यानी हम कोई हिचकिचा नहीं रही है। भारत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहती है और इसके लिए हमने इस बजट में भी ऐलान किया है और इस बजट में ऐलान करके इसका पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। लेकिन कई चैलेंजेस है मैडम। सर, देयर आर वेरी मेनी चैलेंजेस। एक चैलेंज ये है, यानी जो पंजाब 1 एकड़ के लिए जितना खपत करेगा यूरिया, उसमें और उत्तर प्रदेश के किसान कितना खपत करेगा और ओडिशा के किसान कितना खपत करेगा, तमिलनाडु और कर्नाटक का किसान कितना खपत करेगा, उसमें बहुत अंतर है। ये नंबर 1 है। नंबर 2, जो हमारे 16 करोड़ लैंड होल्डिंग्स है, फार्म होल्डिंग्स है, उसमें मालिक कौन है और बटाईदार कौन है, इसका भी पूरा डाटा हमको इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी यदि हम डीबीटी करना चाहेंगे। और तीसरा, हर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उत्पादन खर्च भी अलग अलग है, यानी उनका एक्सपेंडिचर भी अलग अलग है। यानी इसलिए ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। इसलिए हम पायलट चलाना चाहते हैं 16 डिस्ट्रिक्ट्स में। वो पायलट के नतीजे के ऊपर उससे जो हमको दिशा मिलेगा, उस दिशा से इसको आगे लेके जाने का हम करेंगे। क्योंकि जैसे हमने एलपीजी का डीबीटी किया और बाकी चीजों का डीबीटी किया, इतना आसानी से ये फर्टिलाइजर के बारे में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो किसान है उनको आज के जो दाम है, यानी जो सब्सिडाइज्ड दाम है, यानी यूरिया के लिए हम 5360 रुपीज का हमने एमआरपी को लॉक कर दिया। बाकी जो के फर्टिलाइजर्स है, डीएपी, एमओपी और एनपीके फर्टिलाइजर्स, उसके लिए हम एनपीके रेशियो में 8000 से 9000 तक हम सब्सिडी देते हैं पर टन के लिए। यानी यदि वो भी हम टोटल कास्ट में मिला देंगे, वो बहुत बड़ा रकम हो जाएगा, किसान को भारी पड़ेगा। इसलिए ये सब्सिडी कंटिन्यू करते हुए ये डीबीटी को कैसे पास ऑन करना और किसान को कोई त्रासदी कैसे नहीं होना, इसके बारे में हम पायलट चलाएंगे इस साल और अगले साल। वो पायलट के दिशा के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। Thank you. Second question. मैं काफी इन्होंने लंबा जवाब दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा हम 8 पायलट डिस्ट्रिक्ट्स ले रहे हैं, 8 ही खरीफ के लेंगे और 8 ही रबी के। और मैं ये जानना चाहती हूँ किस आधार पर इन्होंने ये जिले चुने हैं और जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी देने के लिए क्या एग्रीकल्चर का जो है कितनी हेक्टर होनी चाहिए किसान के पास। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि भी किसान जो है जो किसी की फसल बोता है और उसको कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, और क्या उसको भी बेनिफिट देने के लिए क्या जमीन का इन्होंने पैमाना रखा है, क्या एग्रीकल्चर लैंड का पैमाना रखा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, हमने ये पायलट चलाने वाले हैं। पहले किस्त में बिहार के किशनगंज जिले में, पश्चिम बंगाल के मालदा में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, हरियाणा के करनाल में, ये सारे जिलों में, यानी पूरा देश के विभिन्न प्रदेशों का जिले हमने एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय के साथ मंत्रणा करके हमने लिया है। और इसमें भी हमने मार्जिनल फार्मर्स के बीच में इस पायलट को चलाने वाले, जिसके पास 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, 2.5 हेक्टर होंगे,
ऐसे किसानों के पूरा उनका ब्यौरा लेकर के हम इसको चलाने वाले हैं। और आपने जैसे कहा ये सारे सवाल है, इसमें सारे चैलेंजेस है, यानी किसके पास लैंड होल्डिंग होगा, कोई केवल मात्र बटाईदार है और किसी के पास लैंड होल्डिंग नहीं है, ऐसे सभी लोगों को लेकर के हम इसको चलाना पड़ता है। इसलिए ये एक प्रयास है, जब हम इस पायलट को चलाएंगे तब भी हम इससे इस विषय के बारे में आगे बढ़ पाएंगे। Thank you. Shri, no, please. But please don't start an argument now. अगर जवाब नहीं दिया है तो आप ये लिख के दीजिए कि जवाब नहीं दिया है. But please, there are others also who want to ask questions, sir. सर मैंने कह दिया, कृषि मंत्रालय के मंत्रणा के बाद हमने किया है, अभी पंजाब भी हम लेने वाले हैं, हम किसी प्रदेश को नहीं छोड़ने वाले, लेकिन सोच ऐसे रहा, यानी 16 प्रदेशों को हम ले, 16 जिलों को ले। आप भी जानते हो, यदि जब पायलट लेते हैं 200 जिलों का नहीं लेते हैं, ठीक, that's all right. 15 जिलों का ही लेते। Thank you, Shri Ragesh. After the introduction of the nutrient-based subsidy scheme and the policy of decontrol of fertilizers, prices of fertilizers, particularly certain fertilizers, increased into manifold. In fact, it had resulted in the excessive use of certain fertilizers like urea, which the Honorable Minister himself was saying that the demand for urea has been increased into manifold, which ultimately led to the destruction of the soil health. Means NBS scheme affected the soil health, nutrient base of the health, soil itself. Considering these aspects, whether the government will reconsider the policy of NBS scheme and also revert the policy of decontrol of fertilizers. Thank you, sir. Thank you. Sir, there are two parts. Urea is controlled, MRP is controlled, and there is full subsidy. On non-urea fertilizers, sir, it is half controlled. We cannot say it is totally decontrolled because we also give NBS, nutrient-based subsidy, to non-urea fertilizers, DAP, MOP, and NPK fertilizers. And in that, sir, we look at the reasonableness of the MRP. Therefore, this time the reduction has taken place. I agree with the honorable member through you, sir, that there is a need about thinking afresh about the effectiveness of NBS and non-urea fertilizers. Shri Shambhu Prasad Tundia. सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की योजना है, वैसे तो मेरे प्रश्न का उत्तर थोड़ा बहुत मिल ही गया है, मगर फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ये ट्रांसफ़र बेनिफिट योजना के लिए सरकार ने क्या क्या तैयारियाँ की हैं? Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि जो सरकार ने अभी कुल खरीफ में 8 डिस्ट्रिक्ट को तय किया है और 8 डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम वो प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट हम कैसे किसानों को दे सके। और उनकी तैयारी के लिए सर हमने पहले से ही तैयारी हमें पहले से ही करनी होगी, क्योंकि किसान की भी कोई लैंड होल्डिंग किसके पास छोटा है, किसके पास ज़्यादा है, और वहाँ स्थानिक तकनीकी भी तैयारी करनी होगी और सारा डाटाबेस करना होगा। डाटाबेस के लिए कंप्यूटराइज ऊपर से नीचे तक लिंकेज करना होगा, ऊपर स्टेट से सेंटर से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक और ब्लॉक से विलेज तक उसका डेटा एनालिसिस करना होगा। ये सभी तैयारियां सरकार ने जहां भी अभी पायलट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं वहां के लिए तैयारी कर ली है। ठीक है, श्री अमर शंकर साबले। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि सरकार यूरिया की प्रति बैग पर कितनी सब्सिडी देती है? थैंक यू।
सर, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि प्रति बैग पर सरकार कितनी कितनी सब्सिडी देती है। सर, सभी यूरिया में जो सरकार ने प्रति बैग पर सब्सिडी देने के लिए तय किया है, उसमें से 6,000 रुपये हम यूरिया में 1 मेट्रिक टन पे सब्सिडी देते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन 140 ना, सॉरी, आई हैड थ्री सप्लीमेंट्रीज। नहीं, अब नहीं हो सकता है। नहीं, आप उनसे अलग पूछ लीजिएगा। नहीं, आई एम सॉरी, 3 सप्लीमेंट्रीज हो गई। नहीं, प्लीज आप बैठ जाइए। Chairman sir, I want to add only one thing. No, please. Uria's MRP is fixed at 5,360 Please sit rupees down. per ton. And I have rest called the of next rest question. Investment and Please. expenditure is given as subsidy. आप डिटेल्स देते नहीं, अब भाई आप बैठ जाइए। वर्मा साहब प्लीज, आप अपना सवाल पूछिए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि आपने उच्च न्यायालयों से जो जानकारी अधीनस्थ न्यायालयों की प्राप्त की है, उसके अनुसार जो आपने बताया कि 20,502 और कार्य संख्या 16,070 है, 4,432 रिक्तियां हैं। माननीय सभापति महोदय, कि क्या उन्होंने कभी इन राज्य सरकारों को बुलाकर पूछा है कि जो राशि उन्हें दी गई है उसका कहाँ तक उपयोग हुआ? आज जो अधीनस्थ न्यायालय है, माननीय मंत्री जी शायद अधीनस्थ न्यायालयों में तो नहीं जाते, विधि मंत्री जी हैं, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालयों में जाते होंगे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों की जो दशा है, अगर आप वहाँ जानकारी लें तो वहाँ न उनके जजों को बैठने के लिए कमरे हैं, न और किसी प्रकार की सुविधा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी इस बात की जानकारी राज्य सरकारों से ली है कि इस धनराशि का कितना उपयोग हुआ है? जवाब सुन लीजिए। सर, बहुत वरिष्ठ मोतीलाल जी ने जो बात कही है, उनकी चिंता बहुत ही वाजिब है। जब तक सबऑर्डिनेट जुडिशरी नहीं ठीक होगी, तब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की चिंता हम करें, उनकी करना जरूरी है। और ये पॉलिटिकल कंसेंसस रहा है, इसलिए 93 से अब तक 5,350 करोड़ रुपए दिए गए हैं और पिछले 2 साल में हमारी सरकार ने 1,900 करोड़ रुपए दिए। अब जो आपने बात कही, लगभग 2,447 कोर्ट हाउस बन रहे हैं। आप तो राज्यपाल भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आप इस बात से भली भांति जानते हैं कि हमारी भूमिका सीमित है। ये विषय हाईकोर्ट और प्रदेश सरकार उसको एग्जीक्यूट करती है। तो हमने बार बार उनसे उत्तर मांगा है, कई जगह काम हो रहा है, और कमियां होगी तो मैं इस विभाग के मंत्री बनने के बाद इसको और देखूंगा कि इसमें गति आए। इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी की स्थिति सुधरे, इसमें हम सबों की सर्वानुमति है और हमारा प्रयास जारी रहेगा। दूसरा सवाल